अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा था हीट के बारे में। हीट को अपन किससे बताते हैं? क्यू से। ठीक है, मतलब अब जो हीट ट्रांसफर हुई है, हाउ टू मेजर इट? ट्रांसफर ऑफ हीट को हम मेजर कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप सिस्टम में यहाँ पे थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अगर ये सिस्टम एक्वायर करेगा कुछ भी हीट, तो इसका टेम्परेचर मान लो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये प्लस क्यू हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है? मे बी कुछ प्लस लेट अस से कुछ 50 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका जो हीट कंटेंट, अगर यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ जाएगा। मतलब एक टेम्परेचर एक जरिया होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि हीट उसने ली है या दी है। अगर ये हीट देगा तो 10 डिग्री से हो सकता है 5-6 डिग्री तक आ जाए, या जितनी भी हीट वो रिलीज करेगा, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपन बोलेंगे कि हीट का कंटेंट उसमें बढ़ गया है, टेम्परेचर घटेगा तो बोलेंगे हीट का कंटेंट घट गया है। हीट इज जस्ट दी टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? आपकी टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो अपन हीट का कंटेंट, हीट का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाल सकते हैं? क्यू ये हीट का फॉर्मूला है। क्यू इज इक्वल टू कुछ एक कोएफिशिएंट, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। एक यहाँ पर कोएफिशिएंट यूज होता है इनटू डेल्टा टी। कोएफिशिएंट क्या है बता रहा हूँ मैं अभी। जो हीट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। और ये जो कोएफिशिएंट होता है ये किस पे डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड करता है, कितना आपने लिया है, जो भी अमाउंट, कंपोजिशन एंड नेचर। कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसके साइज पर, उसके कंपोजिशन पर और उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से Q का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q का जो फॉर्मूला होता है, ये कोएफिशिएंट जो होता है इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। किससे? C इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर दो टाइप के C पढ़ेंगे, छोटा सी बड़ा सी। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? Q इंटू कैपिटल C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ 10 से 50 हुई तो टेम्परेचर में बदलाव कितना हो गया? 40। 50 माइनस 10। ठीक है, वो नेगेटिव में भी होगा अगर घटेगा तो। क्लियर है? तो ये C होता है यहाँ पे हीट कैपेसिटी। C को क्या बोलते हो आप? हीट कैपेसिटी। C को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। हाँ, तो जिस कोएफिशिएंट का नाम ही क्या होता है? हीट कैपेसिटी। ये जो कोएफिशिएंट था ना यहाँ पर, इसका नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है। दिस इज अ फिक्स वैल्यू। इस कैपिटल सी को बस एक नाम देते हैं हीट कैपेसिटी। अभी स्मॉल सी भी आएगा। ठीक है, तो अगर आपको बोला जैसे पानी का आपको क्या निकालना, हीट कितनी गई है, कितनी उसने रिलीज की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पानी की C की वैल्यू पता होना चाहिए, और आप बस टेम्परेचर उसमें देख लो कितना बड़ा है, बड़ा तोड़ घटा तो ही है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, हीट पता चल जाएगा। तो हीट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो आप हीट सप्लाइड टेम्परेचर को मॉनिटर करके क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसने कितना हीट लिया है। ठीक है, ये डस्टर दो। ओके, नाउ ये हो गया। अच्छा, C ज़्यादा होना चाहिए कि C बताता क्या है यहाँ पर? देखो, हर एक लिक्विड के पास एक कैपेसिटी होती है, वो उससे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। आप भरी हुई बाल्टी को क्या, 5 लीटर की बाल्टी क्या बताती है? यू कैन ओनली फिल 5 लीटर, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट बकेट। यू कैन नॉट फिल मोर देन 5 लीटर। In the same way, each and every substance have some capacity, that is called the heat capacity. That maximum capacity is this, you cannot achieve more than this. तो जो heat होता है वो C multiplied by delta T है। आ रही बात समझ में? तो C वैल्यू इज फिक्स। C क्या होता है किसी का? वो फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो अच्छा, C अगर लार्ज है इसका मतलब क्या बताता है? C अगर लार्ज है इसका मतलब C लार्ज है। C लार्ज है मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है ना? मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि छोटा सा टेम्परेचर देने पर ही, ध्यान से समझो, देखो C का वैल्यू क्या है? ज़्यादा। C का वैल्यू ज़्यादा कब मिलेगा? देखो यहाँ से देखो,
सी इज इक्वल टू कैसा लिखो आप, क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अब किसी चीज़ का सी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कब मिलेगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, कम होगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कम टेम्परेचर डिफरेंस में कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ रही है। इसका मतलब कि अगर C ज़्यादा है तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज, मतलब छोटा सा टेम्परेचर दोगे और उसमें हीट कंटेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो C का वैल्यू लार्ज मतलब क्या है, C का वैल्यू लार्ज मतलब डेल्टा T का वैल्यू क्या है, स्मॉल, मतलब स्मॉल टेम्परेचर विल गिव मच हीट, मच क्यू, ऐसा लिख दिया मैंने, मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विल गिव मच क्यू, शॉर्ट में हीट। ठीक है, मतलब छोटा सा ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो C ज्यादा होगा ना उसमें। ठीक है, छोटा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो C क्या हो जाएगा, ज़्यादा, C ज़्यादा तो Q भी ज़्यादा, है ना। स्मॉल डेल्टा T विल गिव मच Q, अल्टीमेटली C ज़्यादा डेल्टा T कम, मतलब डेल्टा T कम होने से C बढ़ेगा। हालांकि ये साइज और नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर पानी है, आपने ये पानी ले रखा है फॉर एग्जांपल समुद्र का, सी वाटर का कुछ कैपेसिटी है, तो इसका वैल्यू C, द वैल्यू ऑफ C इज फिक्स, अल्कोहल का C इज फिक्स। आपने अल्कोहल में कुछ मिलावट कर दी तो C का वैल्यू बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नेचर सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। बट आप C का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इट इज कोएफिशिएंट, इट इज कांस्टेंट। सारी बात समझ में, ठीक है। बट C का वैल्यू ये बताता है कि अगर कम टेम्परेचर है, ठीक है, और C का वैल्यू ज़्यादा है, C का वैल्यू ज़्यादा या कम क्या बताता है कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, मतलब थोड़ी सी आग दी और उसने ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर ली, मतलब ज़्यादा हीट स्टोर कर ली। अच्छा, पानी की C की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कैपिटल C का वैल्यू जो पानी का है वो ज़्यादा है, कितना है, ये चीज़ समझ गए। वाटर एज अ लार्ज हीट कैपेसिटी पानी की क्या है, ज़्यादा, ठीक है। सो द C इज दैट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, वाटर एज अ लार्ज हीट कैपेसिटी। हाँ ठीक है, इसको उल्टा समझना है। एक्चुअली C का वैल्यू तो फिक्स है, C का वैल्यू क्या है, क्या आप बढ़ा सकते हो क्या इसको, नहीं। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस कम है, टेम्परेचर डिफरेंस कम है, मतलब पानी का C का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसमें एनर्जी क्या लगेगी, पानी को टेम्परेचर में लाने के लिए, मतलब उसको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका C का वैल्यू क्या ज़्यादा है। एक लाइन यहाँ पे लिख लो, when C is large, a given amount of heat, when C is large, a given amount of heat results in only a small temperature difference rise. When C is large, a given amount of heat results in, चौथा पैराग्राफ है उसका बुक का, when C is large, a given amount of heat results in only a small temperature rise. ठीक है, मतलब पानी को आप बहुत देर तक गर्म करते हो तो उसका C क्या है, लार्ज है। आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक बहुत देर तक उसको गर्म करना पड़ता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ C इज लार्ज। तो उसको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका गिवन अमाउंट ऑफ हीट अगर आप दोगे तो उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे पानी को आप ज़्यादा हीट दे रहे हो तो फिर भी उसमें हीट का कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। वहीं कोई दूसरा सब्सटेंस होता तो हो सकता है वो जल्दी से उबलने लग जाए, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी को आपने थोड़ा सा ही अपने आग लगाया और वो क्या होने लगा, ज़्यादा एनर्जी को देने लगा, कन्वर्ट करने लगा। तो इज़ दैट क्लियर, वो पॉइंट लिखा आपने, मतलब C का वैल्यू ज़्यादा है तो उसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। आपने अगर Q दिया है उसको, तो छोटा सा Q दिया है और उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस इतना कम हुआ है कि उसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा है, इसलिए आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, पानी में ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा स्टोर कर सके। ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेजिस्ट टेम्परेचर।
मतलब अल्टीमेटली एनर्जी क्या लगेगी आपको, ज़्यादा। तो किसी भी सब्सटेंस का C ज़्यादा होने का क्या मतलब है, उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी बॉयल होने में, किसी भी चीज़ में, गर्म होने। बॉयल की बात अपन जनरली इसे बता दी मैंने आपको, उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी सेम डिफरेंस के टेम्परेचर पर लाने पे। जैसे मान लो आपको पानी को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना है, इसका C का वैल्यू है लेटर से कुछ 4, कितना है 4, और आप C का वैल्यू किसी सब्सटेंस का कितना है 2, उसको भी कितने पे लाना है 50 डिग्री में। तो इसमें आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, Q क्या देनी पड़ेगी, मोर, और इसमें आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, लेस। ठीक है, क्योंकि इसमें C का वैल्यू क्या है कम, और उसमें C का वैल्यू क्या है ज़्यादा। C का वैल्यू ज़्यादा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का देखो कितना है, दोनों को कितने डिग्री पर ला रहे हैं हम, 50 डिग्री पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो टेम्परेचर डिफरेंस से मान लो कि 50 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस लाने के लिए आपको हीट किस में ज़्यादा देनी पड़ेगी, समझ में आ गया। अच्छा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के भी। अब C की बात करेंगे अपन, Q की बात कर ली अपन ने। नाउ वी विल टॉक अबाउट C, कैपिटल C। ठीक है, अमाउंट मतलब मास पे डिपेंड करेगा, जैसे पानी, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था, और यहाँ से हीट का फॉर्मूला भी आ गया है हमारा, हीट का फॉर्मूला भी आ गया। अगर आपको हीट को अपन क्या बोलते हैं Q, और हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हैं C। हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होना चाहिए कि Q की वैल्यू क्या लगेगी, उसको ज़्यादा लगेगी उस टेम्परेचर राइज तक पहुँचने के लिए। मतलब टेम्परेचर राइज करवाना है आपको, तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। C ज़्यादा है तो C कम है, इसका मतलब आपको हीट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हीट भी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी पता चल गई। अब यहाँ पे C होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक तो मास, और दूसरा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलो तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल C की के अंदर डिटेल में घुस गए। कैपिटल C समझ गए, हीट कैपेसिटी नेचर सब्सटेंस पे डिपेंड करती है ये। ठीक है, मतलब कैपिटल C की बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, कैपिटल C अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल भी हो सकता है या मास भी हो सकता है। ठीक है ना, तो द मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ से एक चीज निकलती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मोलार हीट कैपेसिटी। तो उसको C के आगे, मोलार के आगे क्या लगा देते हैं, M। मोलार हीट कैपेसिटी Cm इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल C अपॉन में N। कैपिटल C मतलब आपका क्या होता है, हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कितने की निकल जाएगी, 1 मोल की। तो ये क्या है, दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल। ठीक है, Cm का मतलब क्या है, समझ गए। 1 मोल किसी भी चीज़ का 1 मोल कैसे बनेगा, अगर मैंने बोला इसके अंदर किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ का 10 मोल वैल्यू है, तो उसको मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो 1 मोल का निकला, क्योंकि 10 मोल डिवाइड में चला गया। तो 10 मोल की ताकत अगर Cm है, फॉर एग्जांपल 10 मोल की ताकत कितनी है Cm, तो 1 मोल की ताकत कितनी हो जाएगी, Cm/10। ठीक है ना, Cm/10। तो यहाँ से ये 1 मोल की ताकत निकल गई। तो 1 मोल की हीट कैपेसिटी कितनी होगी, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल C, और उसके नीचे छोटी सी ये स्मॉल m लगा हुआ है। यहाँ पर कैपिटल C, अब वर्ड्स पे ध्यान रखना आप, कैपिटल C स्मॉल m क्या होगी, मोलर। यहाँ पे एक और लिख दूं मैं, मोलर क्या लिखा है आपने, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई हीट कैपेसिटी की, तो आप क्या लिखोगे, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल। द मोलर हीट कैपेसिटी इज द
heat capacity of the 1 mole for the substance and is the quantity of heat needed to rise the temperature, एक मिनट लिखो, needed to rise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. ठीक है, यहाँ पर एक और चीज काम की आई है, टेम्परेचर में इंक्रीज कितने का होना चाहिए? 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस का कितना होना चाहिए अमाउंट? 1 मोल। उसके अंदर अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। उसका अमाउंट कितना ले लिया अपन ने? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, इसको अपन CM से डिनोट करेंगे और मास वाली को अपन डिनोट करेंगे स्मॉल c से। ठीक है, इसको अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसमें हम जो यूज करते हैं शब्द 1 ग्राम मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हम क्या शब्द यूज करते हैं? 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दोनों सही है ना, क्योंकि 1 डिग्री में बढ़ोतरी होगी तो 1 केल्विन में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? जैसे पानी ले लिया आपने, 1 मोल पानी मतलब कितना ग्राम होगा पता है? 1 मोल वाटर में कितने ग्राम होंगे? 1 मोल वाटर में कितने ग्राम होंगे? 18 ग्राम। H2O 1 मोल कितने ग्राम का होगा? 18 ग्राम। मतलब अगर आपने 18 ग्राम ले लिया है, पानी को तोला और जरा सा भी इधर से उधर नहीं होने दिया, 18.00001 भी नहीं होने दिया, आपने पानी को तोला और कितना किया? 18 ग्राम, है ना? तो कितना हो गया वो? 1 मोल। नहीं, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं, बस पानी लेना है, प्योर पानी समुद्र का लोगे तो फिर समुद्र का पानी बन जाएगा। उसको क्या लेना है आपको? पानी मतलब पानी, उसका 1 मोल, उसको गर्म किया और आपने देखा टेम्परेचर कितने से राइज हो गया? 1 डिग्री। तो उस समय 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो आपने हीट दी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। क्या? थर्मामीटर में देखोगे आप, और इसके लिए मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। आपको बस मेजर करना है टेम्परेचर। आप क्या करोगे कि यहाँ पर जाके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, 1 डिग्री से बढ़ गया, टेम्परेचर कितना डिग्री? डेल्टा टी कितना है? 1 डिग्री। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या था? C इंटू डेल्टा टी। 1 डिग्री से बढ़ा मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इस समय जो कैपिटल C का वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर। समझे नहीं समझे? मतलब अगर टेम्परेचर का डिफरेंस किससे बढ़ा? 1 डिग्री से, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे, ये 1 पुट करोगे तो ये जो हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा? हीट मतलब आपने जो हीट जितना जो इसका हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो गया? क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर पर जो हीट होता है वो किसके बराबर होता है? कैपिटल C के। नहीं आया? फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी। C डेल्टा टी आपको किसकी डेफिनेशन निकालनी? कैपिटल C की। इसकी यहाँ C की जगह CM भी लगा सकते हो। देखो Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है? CM डेल्टा टी हो सकता है। क्या हो सकता है? CM, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स वाली बात करें तो अपन हीट कैपेसिटी अगर बात करेंगे तो हीट कैपेसिटी किसकी? नंबर ऑफ मोल वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये वैल्यू कितनी रख दी आपने?
1, ये 1 रख दी तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि Cm किसके बराबर है, Q के बराबर है। मतलब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा और सब्सटेंस भी कितना लिया था आपने, 1 मोल, तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ा तो उस समय जो आपका हीट है वो किसके बराबर है, मोलर हीट कैपेसिटी के बराबर। मतलब जो आपने हीट दी होगी उस समय वही वैल्यू किसकी है, Cm की वैल्यू, अगर आपको फाइंड करना है तो। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नहीं, इसी में ये वो दूसरा है ना, मास वाला। मोलर हीट कैपेसिटी के बाद दूसरा क्या है, हीट, हाँ, द स्पेसिफिक हीट। उसको एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट दोनों बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताओ। इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी आपको हीट की जरूरत पड़ेगी ताकि आपका सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस होना चाहिए, 1 ग्राम मास का सब्सटेंस कितने से बढ़ जाए, 1 डिग्री से बढ़ जाए। तो उस समय जो हीट की जरूरत रहेगी आपको, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी ओनली। समझ में आ गया। अच्छा, क्या रिलेशन होगा Cm और, मुझे बताओ Cm वर्सेस स्मॉल c में क्या रिलेशन होगा। Cm में किसको बोला आपने, हाँ, ये इसको क्या बोलते हो आप, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये हमारी क्या होती है, सॉरी, मोलर केवल मोलर हीट कैपेसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये किसकी होती है, 1 मोल की, और ये किसकी होती है, 1 ग्राम की। ठीक है, अब आपको पता है 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, वाटर की बात कर रहे तो आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो क्या, आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो। कैपिटल C हमेशा किसके बराबर रहेगा, क्यों, नहीं, कैपिटल C हमेशा C इंटू, बताओ क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, नहीं नहीं, अरे वो तो Q के बराबर में है। कैपिटल C और C में क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मोलर मास, मोलर मास आएगा कि नहीं, मोलर मास क्या होता है, जैसे पानी का, वाटर का मोलर मास कितना है, 18, तो Cm क्या है, 1 मोल। देखो अगर Cm निकाला था तो आपने किसका मल्टीप्लाई किया था, 18 इंटू जो C था उसका मल्टीप्लाई किया था। H2O का जो एटॉमिक मास होता है वही होता है, जैसे वाटर का कितना 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो 16 और 2 कितना 18, यहाँ से निकला 18 ग्राम। CO2 का निकाल लो, कार्बन का कितना होगा, कार्बन का 6 दूना 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 8, एक ऑक्सीजन का 16 तो कितना 32 प्लस ये कितना 14, ये याद करने पड़ते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास बोलते हैं ना इनको, एटॉमिक मास, ये एटम के मास को ही क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो Cm का वैल्यू कितना होगा कार्बन के लिए, Cm फॉर CO2 कितना होगा, 44 टाइम्स ऑफ मोलर मास। मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम, तो 44 टाइम्स ऑफ स्मॉल c। समझ गए, नहीं है,
स्मॉल सी फाइंड करना होगा। उसको डिवाइड कर लो, 1 ग्राम का आ जाएगा ना। देखो ये कितना आ गया, सी एम इज इक्वल टू कितना, 18 इंटू सी, 18 यहाँ पे क्या लगा है, ग्राम। अब जब इसको 1 बनाना है तो ये 1 ग्राम कब बनेगा, जब ये सी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, 18 इंटू सी हो जाएगा। समझे? अरे वो वही वाली चीज़ है, मोलर मास वाली चीज़ से ही कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाओगे तो 2 टाइप की हीट आपकी कैपेसिटी बनी है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये कोई डेफिनेशन है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड सी। अच्छा, सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, फिर क्या हुआ? ये सी का वैल्यू कितना होगा, Q अपॉन डेल्टा, नहीं या फिर CM की वैल्यू भी तो रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हो आप, सी एम। Q अपॉन डेल्टा x। हाँ, ये मिनट। 1 मिनट, चलो अब एनसीईआरटी ने दिया हुआ एक और लाइन, फॉर फाइंडिंग आउट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल वी मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस सी बाय मास। तो मास से क्या कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हीट निकालना है Q, तो वो क्या कर देते हैं, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। अच्छा, C इंटू एम क्या हो गया, स्मॉल। अभी तो पढ़ा ऊपर। अरे ये जो भाई एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, उसकी बात तुमको बता रहा हूँ मैं। Q इज इक्वल टू क्या, Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये क्या है, 1 ग्राम। ये किसकी है, कैपिटल सी अपन ने बात की थी, तो ये किसकी बात करते हैं अपन, ये स्मॉल सी है ना। स्मॉल सी किससे की है बेटा, 1 ग्राम में मोल का मल्टीप्लाई कर देगा। ये स्मॉल सी है ना, ये तुम कैपिटल मत लिखना, ठीक है। तो C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, तो ये 1 मोल का आ जाएगा। अरे अपन ने जो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C डेल्टा टी। अगर यहाँ पे ये किसका, ये मैं किसका निकालना चाहता हूँ, 1 ग्राम का, m ग्राम का, कितने का, मास कितना है m, तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँगा, m से। और C इंटू एम क्या बन जाएगा, सी एम डेल्टा टी, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है आपका C इंटू एम डेल्टा टी। और यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। बेटा ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी इंटू एम क्या किया अपन ने, सी एम। तो स्मॉल सी इंटू एम सी एम, यहाँ भी स्मॉल सी क्या, वाटर का, पानी के लिए वे, वाटर का कार्बन का 44 रहता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका Q का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, इसको अपन अब स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। हाँ, नया टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। हीट कैपेसिटीज ऑफ अ गैस। अच्छा, C का वैल्यू कितना आ गया, समझ गए, C इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी। अपन हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, याद करना, यही वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। ये भी वही है ना, मतलब आप सी एम का वैल्यू कैसे निकालोगे, एम इंटू सी, तो अल्टीमेटली वो यही तो आ जाएगा, ठीक है। जो फेमस फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, मतलब स्मॉल c का वैल्यू आ गया कितना, Q अपॉन में m डेल्टा t। क्लियर है।
तो स्मॉल सी को अपन ने क्या बोल रखा है कि स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ अ 1 ग्राम सब्सटेंस। यहीं से पता चल रहा है, ठीक है ना। जब Q का वैल्यू मतलब C इज इक्वल टू Q कब होगा, एट मास कितना रखना पड़ेगा 1 ग्राम, और डेल्टा T कितना रखना पड़ेगा 1 डिग्री या 1 केल्विन, तब आपका जो C रहेगा वो क्या बन जाएगा Q, मतलब जितनी हीट लगेगी उसी समय उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, एक एट अ कांस्टेंट प्रेशर और एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर वाली को हम कहते हैं स्मॉल cp और कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कहते हैं स्मॉल cv। cp कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम cv, ठीक है। अच्छा, cp का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा सेम q अपॉन m डेल्टा t, और cv का फॉर्मूला भी क्या होगा q अपॉन m डेल्टा t। चलो बदलेगा क्या, पूरी डेफिनेशन वही रहेगी, बट आखिरी में एक लाइन जुड़ेगी एट, प्रेशर और आखिरी में एक लाइन इसमें भी जुड़ेगी एट, मतलब cp की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। cv का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लाइन आप पूरी डाल दीजिएगा। क्लियर है, कोई समस्या है इसमें, आया। अच्छा, कैपिटल CV और स्मॉल cv में भी वही रिलेशन होगा। कैपिटल CV क्या हो जाएगा m इंटू स्मॉल cv, और कैपिटल CP क्या हो जाएगा m इंटू स्मॉल m, कैपिटल ले रहे हैं ना अपन, मास, ठीक है। क्या अपन ने लिखा तो था भाई, Cm इज इक्वल टू क्या लिखा था, m इंटू स्मॉल c, लिखा था कि नहीं, लिखा था ना। तो यहाँ पे क्या चिपका दो, एक बार C की जगह CP चिपका दो तो ये नया फॉर्मूला बन गया। तो ये C कैपिटल CP, और एक बार कैपिटल CV के लिए m तो ऐसे ही रहेगा, C की जगह क्या चिपका दो V, तो ये स्मॉल CV, ठीक है। क्लियर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी मैं उसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही पढ़ रहे हैं अपन, बाकी ये रिलेशन हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर। देखो इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है अपन ने स्पेसिफिक, इसको मोलर बोला था ना, इसको क्या बोला था, मोलर। मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज m टाइम्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या एट कांस्टेंट वॉल्यूम बार बार यूज मत करो, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स स्पेसिफिक इट्स मोलर हीट कैपेसिटी इज m टाइम्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है, कंफ्यूजन हो गया क्या ज़्यादा, ठीक है। वो एक फॉर्मूले से ही कर रहे हैं अपन हर बार, शुरू में ही बता दिया मैंने आपको, जो मोलर होता है हमेशा वो क्या होता है m टाइम्स ऑफ स्मॉल c होता है, बस कैपिटल M यूज कर रहे हैं अपन, हालांकि m फॉर यहाँ पर क्या है मोलर, लिखा है ना फॉर्मूला, बस दैट्स इट। हाँ बस एक मिनट रुको, अब यहाँ पे एक रिलेशन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CP और CV में रिलेशन। अच्छा,
अगर यहाँ पर 1 मोल का बोले ना, तो 1 मोल की जगह यहाँ पर अगर 1 मोल की स्पेसिफिक हीट निकालनी है, किसकी निकालनी है? किसी भी चीज़ का 1 मोल निकालना होता है तो कैसे निकालते हो आप बताओ? किसी भी चीज़ का 1 मोल निकालना होता है तो कैसे निकालना होता है बताओ? किसी भी चीज़ का 1 मोल निकालना होता है तो अभी मैंने बताया किससे डिवाइड करते हो? n से क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो ना। तो जो अगर आपसे पूछे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बताओ क्या बनेगा? बताओ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? मतलब 1 मोल की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब Cp और Cv के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ Cp एंड Cv। देखो Cp का फॉर्मूला क्या होगा? Q अपॉन डेल्टा T, और किसका निकालना? मोलर, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? n से। सिमिलरली Cv का फॉर्मूला अगर होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ Cv मतलब ऑफ Cv, तो कितना होगा? Cv इज इक्वल टू Q अपॉन में n डेल्टा T। 1 मोल की आ जाएगी ना? हाँ देंगे आपको ये। मोलर स्पेसिफिक, ये कैपिटल C है भाई लोग, है ना? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ Cp, मतलब इसको मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ Cp, मोलर हीट कैपेसिटी Cv ऐसा भी बोल सकते हैं। और उसके पहले अपन ने कौन सी पढ़ी ऊपर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी बनेगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ Cp और Cv की मोलर लगाना भाई, मोलर लगाया ना। मोलर और अरे मोलर और 2 चीज चल रही है ना बेटा आपके पास। सर 2 नाम लिखे आपने। 1 मिनट, स्पेसिफिक में वो स्मॉल सी रहता है शायद। हाँ अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन जो पढ़ रहे थे ना वही है, बस आगे मोलर लगा दिया तो किस तरह की निकालना है? 1 मोल की। बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही है, 1 मोल की अगर निकालना है तो क्या लगाओगे? डिवाइड बाय n। और अगर केवल स्पेसिफिक, इसके पहले अपन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था बेटा, इसके आगे मोलर लिखा था क्या? नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन में कैपिटल M डेल्टा T था कि नहीं? यहाँ पे ये क्या था? मास, और यहाँ पे ये क्या है? मोल। ठीक है, अरे मैं ना ये तो अबे उसको इधर ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो होगा। यहाँ Cv का वैल्यू निकल रहा है। अपन ने फॉर्मूला जो पढ़ा था Q का पढ़ा था शुरू में कि कोएफिशिएंट्स ऑफ C इंटू डेल्टा T। अब अपन पूरी बात किस पे ले आए? इस C पे, और ये C का वैल्यू क्या दिया? Q अपॉन में डेल्टा T, और इस C को 2 भागों में बताया है, एक ये Cm टाइप का होता है और एक कैसा टाइप का होता है? स्मॉल m का। ठीक है, इसको अपन ने नाम हीट कैपेसिटी बोला है, इसको केवल हीट कैपेसिटी बोलते थे, और इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमारा जो कैपिटल Cm होता है वो क्या होता है? कैपिटल M टाइम्स ऑफ C, ये बताया हमने। अब इसमें भी आपके Cp Cv बन सकते हैं, इसका Cp Cv बनेगा और इसका Cp Cv बनेगा। अगर ये इसको मोलर बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? मोलर, M फॉर मोलर। तो जब भी 1 मोल की बात होगी तो आप डिवाइड बाय क्या करोगे? n कर दोगे। ठीक है, हाँ डिवाइड करना है। हाँ Cm की मतलब जो ये तो मोलर, ये नॉर्मल होता है, मतलब ना कोई कांस्टेंट प्रेशर वैशर कुछ नहीं दिया है। पर अगर स्पेशल बात करेंगे एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तब अपने को क्या बात करनी पड़ेगी? Cp की। अब वो Cp कौन सी की बात कर रहा है? मोलर की बात कर रहा है क्या? तो मोलर की बात कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोलर वाली बात करनी। मोलर में क्या होता है? डिवाइड बाय n। अगर वो Cv की बात कर रहा है तो क्या होगा? डिवाइड बाय n, बट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। बस वो आगे शब्द जुड़ गए हैं, एट अ कांस्टेंट प्रेशर और एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी डेफिनेशन क्या है? पूरी वही है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन Cp Cv है। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन
ये हाँ, मैं वो उसी में ही लिखना है आपको, उसी में ही करना है अपना। CPCB के स्मॉल सी और कैपिटल सी समझ में आ गया। Yes, sir. तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी क्या बनेगी? Constant volume. एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी को क्या बोलेंगे बताओ? हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या? CV। समझ गए? एट अ कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी क्या बनेगी? समझ गए? कैपिटल है ये दोनों। सुनता नहीं है क्या? हीट कैपेसिटी के लिए अपन ने कितनी बार यूज किया है भाई? जो भी है तो देख ले। मैं आइडिया तो रियल के लिए थोड़ा केस अलग हो सकता है। हाँ, इस वो फॉर एन आइडियल गैस ही निकलेगी। सब कुछ ये देख लेना, अपन जो भी करते हैं ना आइडियल गैस के लिए ही कर रहे हैं। चलो QV इज इक्वल टू क्या होगा? CV डेल्टा T। ठीक है। अच्छा, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ये अपन ने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है डेल्टा U। ठीक है। और QP इज इक्वल टू किसके बराबर होता था बताओ? डेल्टा H के बराबर होता था कि नहीं? हाँ, CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, ये तुम्हारा मिसिंग है बट तुम इसको नोट कर लो डायरेक्ट। ठीक है, सिंबल क्लियर हो गए। केवल अगर हीट कैपेसिटी बोलेगा कैपिटल C। मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी का क्या सिंबल है? मोलर हीट कैपेसिटी का CM। मोलर हीट कैपेसिटी का क्या है? CM। C कौन सा? कैपिटल वाला। ठीक है, समझ गए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल c। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने ग्राम की होती है कि मोल की होती है? वन ग्राम। 1 ग्राम की। और मोल की बात करते हैं तो क्या लगाता है? 1 मोल। उसके लिए नाम क्या यूज किया जाता है? मोलर। मोलर हीट कैपेसिटी। चलो, अच्छा, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है? अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V पढ़ा था। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मतलब यहाँ पर एक्चुअली आप क्या, अपन ने जो शुरुआत की थी वो क्या की थी? डेल्टा और यहाँ पर PV किया था। यहाँ से चालू करो। डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस PV इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। ठीक है। एंथैल्पी, पहले इक्वेशन एंथैल्पी की अपन ने क्या दी थी? U इज इक्वल टू C प्लस U प्लस CV, सॉरी PV। अब फिर अपन ने यहाँ डेल्टा किया था, यहाँ डेल्टा किया था और यहाँ भी क्या किया था? डेल्टा। वर्क डन। ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? PV की जगह वैल्यू रख सकते हैं। PV क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। क्या होता है? nRT। अच्छा, फॉर 1 मोल n कितना हो जाएगा? फॉर 1 मोल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो PV की जगह में क्या रखूंगा? केवल डेल्टा RT। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, डेल्टा की जगह डेल्टा रहेगा, P की जगह क्या रखूंगा? PV की जगह क्या रखूंगा? देखो, PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। n कितना हो गया? 1। तो PV इज इक्वल टू क्या मिलेगा? RT। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा? RT। अच्छा, R तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। R क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, उसको बाहर ले लो। तो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी नहीं है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, सी वी डेल्टा टी। तो सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, सॉरी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी कॉमन सी वी प्लस आर, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसल, मतलब सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सी पी माइनस सी वी का जो डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। सी पी माइनस सी वी क्लियर हो गया। सी पी माइनस सी वी कैसे किया, पहले तो ये याद पहले बताना पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी को बोलते हैं कैपिटल सी कैपिटल वी। फिर आप बताओगे एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, कैपिटल सी वी। अच्छा, अगर ये स्पेसिफिक